हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लास सेज चैनल 1.0 में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। राम राम सा। देखिए दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पढ़ने से हमें मोटा मोटा ये पता चल जाएगा भारतीय संविधान कैसा है, यानी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय नागरिकों के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रस्तावना की बात करते हैं तो मैंने पहले ही टाइम वेस्ट ना हो ताकि इसलिए पहले ही लिख दी है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को ध्यान से समझना दोस्तों, और जो भी मैंने ब्लैक कलर से लिखे हैं और रेड कलर से जो भी लिखे हैं, रेड कलर का मतलब है यहाँ कि आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। देखिए दोस्तों, तो आज बड़ी बड़ी चेक करते हैं कि प्रस्तावना क्या है, यानी मोटे मोटे बातों में देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब बात यह आती है कि भारतीय प्रस्तावना से सर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे पहला ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। तो आप देख सकते हैं एक बार तो पहली बार यहाँ हो रखा है हम भारत के लोग भारत को, यानी दूसरी बार ये। तो भारत शब्द हैं जो प्रस्तावना में कितनी बार प्रयोग हो रखा है, तो 2 बार। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। देखिए प्रस्तावना में लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान या भारतीय शासन व्यवस्था किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। और समाजवादी, देखिए समाजवादी का अर्थ होता है कि जो भी उत्पादन और वितरण है उन पर कुछ लोगों का ही अधिकार न हो करके सार्वजनिक रूप से सभी का जो है वो अधिकार हो। और आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद में आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि किसी भी राज्य का अपना कोई पंथ अर्थात धर्म नहीं होगा, यानी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता अपनाएगा, यानी समान रूप से देखेगा, यानी किसी भी धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे सकता। देखिए दोस्तों, आगे शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब यह होता है कि भारत का जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो जो ये गणतंत्रात्मक न होकर के ये राजतंत्रात्मक न होकर के गणतंत्रात्मक होगा। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ कि यहाँ जो पीढ़ी दर न होकर के यहाँ जो होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा, या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा उनका निर्वाचन होगा। तो देखिए जैसे कि भारत है वहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाता है, न कि एक इंग्लैंड की तरह। इंग्लैंड में कैसे होता है कि वहाँ के राजा और राजा की जो भी संतान होती है वही अगला राजा बनता है, ऐसा है नहीं दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे कि बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी न्याय पूछे तो कितने प्रकार का हो गए, 3 प्रकार का। कौन कौन से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला देखिए दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, फ्रीडम तो पूछे तो 5 प्रकार की है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। यानी प्रस्तावना में पूछा जाए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको पता चले, है ना। आगे देखिए दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता पूछे प्रस्तावना में समानता, तो समानता होगी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की दे रखी है और एक अवसर की समानता दे रखी है। अवसर का मतलब ये हुआ कि भारतीय जो कोई भी एग्जाम भारत में कनेक्ट करवाए जाए तो उसमें आप भागीदार ले सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं हो। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी बंधुता का प्रावधान है या समानता का प्रावधान है, वो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? तो ध्यान रखना, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी यह अखंडता शब्द का अर्थ है वो है कि भारत में विविधता में एकता है, यानी सांस्कृतिक एकता बनाए रखना है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और इस दिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ये क्रमवाइज पूछा जाता है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान कैसा है कैसा नहीं, उसका सार है वो एक प्रस्तावना के माध्यम से या उद्देशिका के माध्यम से या इंग्लिश में प्रीम्बल के माध्यम से दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद में हम इस पर एक एक करके बात करते हैं कि ये प्रस्तावना किसने रखी है। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, पूछा जाए प्रस्तावना, पेन चेंज कर लेते हैं, अभी ये चल नहीं रहा। प्रस्तावना, देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए प्रस्तावना भारतीय संविधान में कहां से ली गई है, तो ली गई है अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। और पूछा जाए कि प्रस्तावना पर जो भाषा शैली का असर पड़ा है वो कहां से ली गई है, तो भाषा शैली है वो ली गई है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखना पहला मोटा मोटा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना, जैसे अमेरिका के संविधान में भी प्रस्तावना का प्रारंभ में प्रयोग किया गया, वैसे ही हमारे भारत में भी सबसे पहले प्रस्तावना यानी सार, जो भारत का संविधान है वो कैसा है कैसा नहीं, तो उसके बारे में ये अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की भाषा शैली पूछे तो उसका असर जो पड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया प्रभाव, यानी भारतीय संविधान पर जो प्रस्तावना पर प्रभाव किस किस का पड़ा, तो ये ध्यान रखना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद में आता है कि जो ये प्रस्तावना या है वो ये प्रस्तुत किसने की या किसने बनाया, तो ध्यान रखना दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब? 13 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, तीसरी बैठक के समय ही, थर्ड बैठक यानी तीसरी बैठक के समय ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में कार्यरत हैं। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव या किसने रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा, तो 13 दिसंबर 1946 को। बात यहाँ तक हो गई। अब पूछिए कि प्रस्तावना का
जनक किसे कहते हैं? तो जनक कौन हो जाएगा? जिसने रखी वही जनक हो जाएगा। तो जनक कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, अब प्रस्तावना के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हो गई है। तो प्रस्तावना में आगे देखिए दोस्तों, देखिए कि जो 13 दिसंबर को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये संविधान सभा द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है वो 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक बात हो गई। अब पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या है क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रस्तावना का जो भारत में जो भी संविधान निर्माता थे, उस संविधान निर्माताओं की आदर्श, मूल्य और विचारों की अभिव्यक्ति, यानी जो संविधान निर्माता थे उनका जो प्रस्तावना से हमें पता चलते हैं, उनके जो भी आदर्श रहे हैं, उनके मूल्य रहे हैं और उनके जो भी विचार हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? तो प्रस्तावना के अंदर मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए प्रस्तावना को ध्यान रखना। प्रस्तावना को कौन कौन सी संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को जो जो संज्ञा दी गई है वो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो संज्ञा दी गई है दोस्तों, देखिए, संविधान की आत्मा, आभूषण, 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 परिचय पत्र, पत्र आदि की संज्ञा दी गई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक एक करके पॉइंट लिखते हैं कि किसने संविधान की आत्मा कहा है, आभूषण कहा है, या फिर सबसे सम्मानित भाग कहा है, या फिर किसने राजनीति के परिचय पत्र कहा है, और किसने है जो आगे कहा है। तो इस सब की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, ये मिटा देते हैं और एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण और सबसे सम्मानित भाग है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी और पालकीवाल ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो देखिए दोस्तों, इन सब पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देते हैं ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास, ठाकुर भार्गव दास ने जो प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है भारतीय संविधान को लेकर के, तो उसने कहा है कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना वो भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा, आभूषण, आभूषण या सबसे सम्मानित भाग। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये कथन किसका है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा, आभूषण या सबसे सम्मानित भाग हैं। तो आप किसको बताओगे? ठाकुरदास भार्गव को। तो और उसके बाद में 2 नंबर पे आते हैं, वो आते हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की राजनीतिज्ञ कुंडली है, कुंडली। और अगर पूछा जाए पालकीवाला के द्वारा, पालकीवाला
पालकी वालों ने प्रस्तावना को क्या कहा है? पालकी वालों ने प्रस्तावना को कहा है कि परिचय पत्र देखिए दोस्तों, मैं बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध करा सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या क्या बात है वो भी देखते हम। यहाँ तक बात हो भी दोस्तों, एक बार और देख ली कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, या आभूषण किसने कहा, या सबसे सम्मानित भाग किसने कहा? तो वो ठाकुर भार्गव दास। और पूछा जाए कि राजनीतिज्ञ कुंडली किसने कहा, तो राजनीतिज्ञ कुंडली का है के एम मुंशी ने। अगर पूछा जाए कि परिचय पत्र प्रस्तावना को किसने कहा, तो पालकी वाल ने कहा था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारी बात होगी। अब देखेंगे कि प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुए हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन अब तक एक ही बार में हुआ है, और वो हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ, तो आप क्या कहोगे? एक बार। अब देखिए दोस्तों, ये एक बार कब हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में क्या क्या शब्द नए जोड़े गए। तो एक नंबर पे जो शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है समाजवाद। 2 नंबर पे जो शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष। और 3 नंबर पे जो शब्द जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों। कि 42 सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में संशोधन हुआ कि नहीं हुआ। तो हुआ है, कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में हुआ था। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। देखिए, समाजवाद का अर्थ होता है कि जो भी उत्पादन होता है, उत्पादन एवं इनका वितरण इन पर कुछ लोगों का अधिकार न होकर के सार्वजनिक रूप से वितरण। और पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है, वो होता है कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थता। और जो अखंडता शब्द का अर्थ है कि भारत में विविधता में एकता को बनाए रखना। यानी सांस्कृतिक रूप से को बनाए रखना। देखिए दोस्तों, इन शब्दों का अर्थ एक बार दोबारा देख लीजिए। भारत में जो भी वितरण हो रहा है, यानी उत्पादन हो रहा है, उसका वितरण यानी कुछ लोगों के जो अमीर हैं उनके हाथों में नहीं होकर के सार्वजनिक रूप से, यानी अमीर गरीब उन सब के बीच में बराबर जो है वितरण होना चाहिए। और दूसरा शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, यानी जिस भी राज्य हो उस राज्य का कोई भी अपना धर्म ना हो, एक धर्म को बढ़ावा न दिया जाए या प्रोत्साहन न दिया जाए,
यानी सभी धर्मों के प्रति समान रूप से देखा जाएगी, तटस्थता की नीति अपनाई जाएगी। और तीसरा है वो है अखंडता, यानी भारत में एकता में अखंडता यानी एकता में अनेकता देखी जाती हैं। तो इसी हमारी फिर भी हमारी सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है वो एक जैसे ही है, इसीलिए सांस्कृतिक रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए ही अखंडता शब्द को ऐड किया गया है, यानी भारत के टुकड़े ना किया जाए। तो दोस्तों ये थे हमारी प्रस्तावना में संशोधन हो गए और इसके जो शब्द ऐड किए हैं उनका शब्द भी देख लिए और इसके अर्थ भी देख लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। प्रस्तावना के तत्व पहले नहीं चल प्रस्तावना के तत्व। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। तो शासन की अंतिम शक्ति किसमें है। शासन की अंतिम शक्ति। 2 नंबर पूछा जाए तो शासन के उद्देश्य। शासन के उद्देश्य। 3 नंबर में पूछा जाए तो प्रस्तावना की प्रकृति और अंतिम पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगी हमारे जो है वो स्वीकार करने की तिथि, यानी प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया। स्वीकार करने की तिथि। देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। शासन की अंतिम शक्ति यानी प्रस्तावना में ही हमें पता चलता है, जब शुरुआती लाइनें ही प्रस्तावना की पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसका अर्थ ये हुआ है कि भारत का जो शासन की अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता के पास है, यानी भारतीय जनता के द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करता है और उसी के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। तो पूछा जाए कि शासन की भारतीय संविधान में जो शासन की अंतिम शक्ति है वो किस में है, तो भारतीय जनता में है। किस में है, भारतीय जनता में। भारतीय जनता में। और पूछे शासन के उद्देश्य, तो शासन के उद्देश्य क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। शासन के उद्देश्य, तो देखिए दोस्तों, शासन के उद्देश्य क्या है कि शासन हमारे प्रस्तावना से हमें कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो पहला लिख देंगे न्याय। कितने प्रकार के न्याय है, तो 3 प्रकार की। और अगर पूछा जाए और तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, तो 5 प्रकार की। और पूछा जाए समानता तो समानता कितने प्रकार की दी गई है, तो 2 प्रकार की है। कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की। और पूछा जाए तो बंधुत्व या अखंडता शब्द कितनी बार दे रखा है, तो 1 बार दे रखा है। देखिए दोस्तों, यानी बंधुत्व। अब इनको समझिए दोस्तों। देखिए, शासन के उद्देश्य, भारतीय संविधान में जो भी शासन है, शासन करने के उद्देश्य क्या क्या, यानी भारतीय जनता या भारतीय प्रजाओं को कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, 3 प्रकार। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
और पूछा जाए स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए दोस्तों, ये क्रमवार पूछे जाते हैं, जैसे सीक्वेंस में लिखे गए हैं उसी प्रकार परीक्षा में भी पूछा जाता है, यानी अदल बदल के लिख के दे देते हैं, हमें सही करके बताना है कि कौन सा सही है। और उसके बाद में देखिए समानता, समानता कितने प्रकार की है? 2। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और अगला बंधुत्व, बंधुत्व कौन सा? एक ही प्रकार का है और कहाँ से लिया गया है? बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना, और कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये हो गए शासन के उद्देश्य। अब देखिए दोस्तों, शासन की प्रकृति कैसी है, तो अब बात करने जा रहे हैं शासन की प्रकृति। देखिए दोस्तों, शासन की प्रकृति, शासन की प्रकृति है वो है, देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व तो संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। और दूसरा हो जाएगा हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और अगला पूछा जाए तो ये 2 तो ये हो गया, और तीसरा है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष। ये थी हमारे प्रस्तावना की प्रकृति। प्रकृति पूछे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है कि प्रजा द्वारा ही चुना गया, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो प्रजा द्वारा ही होता है, यानी सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो जनता द्वारा चुना जाएगा या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। समाजवादी, ये भी इसका अर्थ बता दिया है कि समान उत्पादन एवं वितरण का समान वितरण हो। और पंथ निरपेक्ष, पंथ किसी भी धर्म का कोई अपना धर्म ना हो। और देखो स्वीकार करने की तिथि, तो देखिए दोस्तों, स्वीकार करने की जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949, यानी प्रस्तावना को जब कब अंगीकार या अधिनियमित किया, तो 26 नवंबर 1949। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रस्तावना के तत्व। पूछा जाए कि प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व हैं, तो शासन की अंतिम शक्ति, यानी प्रस्तावना से ही पता चलता है कि भारतीय संविधान में जो सरकार है या फिर उसकी जो अंतिम शक्ति है वो किसके हाथ में होगी, तो भारतीय जनता के हाथ में होगी। और उसके उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य बता दिया मैंने, न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, बंधुत्व हो गए। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और तीसरा पूछा जाएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय हो गए। चौथा है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता पूछे तो प्रतिष्ठा और अवसर की। और बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना, ये एक ही है। तो ये थी दोस्तों हमें अगला देखिए प्रस्तावना की प्रकृति, यानी संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और स्वीकार करने की तिथि पूछी प्रस्तावना को, यानी भारतीय संविधान कब पूर्ण हो गया, तो वो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकार या अधिनियमित करने की तिथि है ना, अंगीकार का या अधिनियमित या आत्मार्पित, ये जो तिथि है वो कितनी है? 26 नवंबर 1949 को है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रस्तावना के तत्व मैंने बता दिए हैं, और आज हम क्लास को यहीं रखेंगे, और क्योंकि अगर वीडियो लंबा बन जाएगा और इसके आगे नेक्स्ट करेंगे। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों, और अगर कहीं बोलने में भी चूक हुई है तो आपसे क्षमा है। तो थैंक यू, धन्यवाद।